नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। हम एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास की बुक प्रारंभ कर चुके हैं, जो आप CUD स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप अध्ययन कर रहे हैं। और मैं इस बुक्स का इतिहास पार्ट जो है उसका सरस्वती सिंधु सभ्यता लेसन की शुरुआत कर चुका था। और इस चैप्टर में मैंने एक वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक पढ़ा दिया था, सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार, कि भाई सिंधु और सरस्वती सभ्यता का विस्तार कौन कौन से देशों में। तो हमने पढ़ा पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान में। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार मैंने भारत में बताया था। अपनी जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक हरियाणा बोर्ड की, उसमें मैंने इसका जिक्र किया है कि भाई ये जो सर्वाधिक इसका विस्तार है वो भारत में है, उसके बाद में पाकिस्तान में है, सबसे कम है वो अफगानिस्तान में है। हमने उसकी जो आकृति के बारे में बात की थी, उसके क्षेत्रफल के बारे में बात की थी। उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में बात करेंगे। इसकी जो खोज है वो 1826 में चार्ल्स मेलन ने, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दो चार बातें क्योंकि बुक्स के अलावा कई बार जो है वो कंपटीशन में ये पूछ ली जाती हैं। हमारे 10वीं बोर्ड में तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन में कहीं ना कहीं हमारे काम आती है, इसलिए दो चार बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात ये करें कि भाई 1826 में चार्ल्स मेनन ने अपने एक लेख प्रस्तुत किया 1842 में, जिन्होंने हड़प्पा के बारे में जिक्र किया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद में हम बात करें कि भाई इन्होंने जो है ना, चार्ल्स मेनन ने भारत में प्राचीन नगर हड़प्पा का भी उल्लेख किया है। चार्ल्स मेनन ने अपने लेख में भारत में प्राचीन नगर हड़प्पा का भी उल्लेख किया है। और उसके बाद में हम बात करें कि भाई 1851 से 1853 में जो एक कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, उन्होंने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया। और इस सर्वेक्षण के आधार पर हम बात करें कि भाई इस सर्वेक्षण के आधार पर जो है इन्होंने सबसे पहले 1856 में हड़प्पा मानचित्र भी तैयार किया था। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि हड़प्पा का मानचित्र सबसे पहले किसने तैयार किया। तो 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है वो हड़प्पा का मानचित्र तैयार किया था अपने सर्वेक्षण के आधार पर। इसके बाद में हम बात करें कि भारत पुरातात्विक विभाग जो 1861 में इसकी स्थापना हुई, इसके जनक भी किन्हें बनाया जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये भी बहुत बार प्रश्न कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि भाई भारत का जो भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो जनक कौन है था, 1861 में जो पहली बार बनाया गया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो इसके जनक माने जाते हैं। हम बात करें कि हमने काफ़ी बात कर ली है सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में कि भाई ये यहाँ पर थी, ये थी, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें इसका सबसे पहले पता कैसे चला। तो सबसे पहले हम बात ये कर रहे हैं कि इसका पता ऐसे चला कि ये जो है ना कराची से लेकर के और लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कराची से लाहौर जो पाकिस्तान एरिया में है, जो हम बात ये करें कि ये जो भारत का मैप है भारत का, और भारत के जो पश्चिमी साइड में जो हम बात करेंगे, तो इस साइड में जो पाक है ना, यहाँ पर जो है क्या किया जा रहा था, कराची से और जो हम बात करें लाहौर तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था। कब किया जा रहा था, 1853 से 1856 के मध्य, 1853 से 1856 के मध्य कराची से लाहौर रेलवे लाइन की जो है वो बिछाई जा रही थी। तो वहाँ पर क्या है, रेलवे लाइन को बिछाने के लिए हमें पता है उसको सपोर्ट, उसको जो पटरियाँ होती हैं उनको मतलब ये कहें कि एडजस्ट करने के लिए उनमें सपोर्ट दिया जाता है कंक्रीट का। तो क्या हुआ कि जब ये बिछाया जा रहा था तो भाई ये जो यहाँ पर ठेकेदार थे तो उन्होंने ईंट कंक्रीट की ज़रूरत पड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया कि एक पास में टिल्ला था, यहाँ जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो यहाँ पे पास में टिल्ला था। इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है कुछ कंक्रीट है, तो मजदूर क्या करते हैं, यहाँ से कंक्रीट उठा के ले आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ला करके और यहाँ पर ये रेलवे लाइन में जो है वो जमा करने लगते हैं, बिछाने लगते हैं। उसके बाद में क्या हो, तो यहाँ पर जो रेलवे लाइन का काम चल रहा था, जिस ठेकेदार के थ्रू चल रहा था, उन्होंने देखा कि ये जो ईंट है, पत्थर है, कंकर, वो कहाँ से उठा के ला रहे हैं। ये कौन कार्य देख रहे थे, ये जॉन और विलियम दो भाई थे। जॉन और विलियम दो भाई थे जिन्हें बटन बंधु भी कहा जाता है। फिर इन्होंने इसकी सूचना दी किसको, एक कनिंघम को। इनका मतलब अधिकारी था, उसको दी कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पर कुछ खंडर हैं, तो वहाँ पर ये कंक्रीट मिल है। तो उन्होंने कहा कि भाई रुक जाओ, ये जो है ना, ये ज़्यादा यहाँ से जो कंक्रीट पत्थर मिले हैं इसको यहाँ से इसको तोड़ो मत, ये कोई ना कोई दबी कोई सभ्यता है, इसको देखेंगे, अभी रहने दो। तो इन्होंने यहाँ से बंद करवा दिया। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम ये बात करें कि हड़प्पा
की जो खोज हुई वो 1853 से 1856 में कराची लाहौर जो रेलवे लाइन बिछा रही थी उसमें इन खंडरों का पता चला है सबसे पहले। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो है इस आधार पर सिंधु सरस्वती सभ्यता की थोड़ी बहुत अवशेष यहाँ से प्राप्त होने लगे थे। उसके बाद में क्या होता है, जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद में। तो इन्होंने क्या किया कि इनकी, या हम ये कह सकते हैं कि भाई जॉन मार्शल के अध्यक्षता में सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। यानी कि हड़प्पा जो नगर था ना पाकिस्तान में स्थित है, उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, बहादुर दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ये किसके अध्यक्षता में करते हैं? ये जॉन मार्शल की अध्यक्षता में करते हैं। और जॉन मार्शल कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। तो इन्होंने इसकी सबसे पहले खोज की। उसके बाद में हम बात करें कि भाई एक और नगर था, बहुत बड़ा नगर था, पाकिस्तान में स्थित है, वो था मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो की जो खोज है, मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ ये बात है कि मोहनजोदड़ो की खोज वो किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। तो दोनों के दोनों कंपटीशन में भी आते हैं और आपकी 10th क्लास की बुक में ये जो ऑप्शन टाइप के प्रश्न आते हैं छोटे, उनमें 1 नंबर के प्रश्न में बहुत बार पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो की खोज तो किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने, यानी कि राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, कब की थी? 1922 में। और 1921 में जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। आप ऐसे याद कर सकते हो भाई, दयाराम साहनी, DR, ठीक है, DR किसने किया था? हड़प्पा की खोज की थी। और आर.डी. ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो, यानी कि राखलदास ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आप ये भी याद कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में कुछ जले हुई चीज़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो राख की खोज किसने की? राखलदास। राख से जोड़ के आप इस प्रकार से इस प्रश्न को याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। अब हम आगे बात ये करें कि भाई ये जो सारी बात तो ठीक है कि भाई इसकी खोज इसने कर ली, इसकी खोज इसने, कि पता कैसे चला कि भाई कितनी पुरानी सभ्यता है? तो हमारे यहाँ पर एक पद्धति है जिसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि भाई ये सभ्यता कितनी प्राचीन है ना। तो उस आधार पे तो ये कौन सी पद्धति है? ये रेडियो कार्बन पद्धति है। इसकी खोज इन्होंने की थी जो अमेरिका के विद्वान हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है मैं समझा देता हूँ एक बार। रेडियो कार्बन पद्धति है क्या? रेडियो कार्बन पद्धति जो है वो एक वैज्ञानिक विधि है जो हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी जीव है ना, कोई भी जीव है जो जैसे जीव हो सकता है, कोई जीव जंतु हो सकता है, कोई पेड़ हो सकते हैं, कोई पत्ते हो सकते हैं। तो उनमें क्या है कि एक विशेष प्रकार का कार्बन पाया जाता है। हालांकि 2 कार्बन पाए जाते हैं, मैंने लिख रखा है। एक तो पाया जाता है कार्बन 14 जिसको C14 बोला जाता है, एक पाया जाता है कार्बन 12 जिसको C12 बोला जाता है। तो ये जो 2 प्रकार के कार्बन हर जीव में उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि 10 ग्राम कार्बन है। अब 10 ग्राम कार्बन में जो है वो C12 है, और C12 एक ऐसा तत्व है, कार्बन 12 एक ऐसा तत्व है, वो स्थिर होता है, यानी कि मरने के बाद भी वो घटता नहीं है। तो वो जैसा है वैसा ही सेम बना रहता है। अब बात करते हैं कार्बन 14 की। अब जैसे कार्बन 14 है ना, मान ली 10 ग्राम हमने कोई जीव है, कोई जीव की हड्डी ली है, उसमें 10 ग्राम कार्बन है। 10 ग्राम कार्बन में C12 भी है और C14 भी है। अब ये क्या होता है, C जो 14 है ना वो मरने के बाद में निरंतर घटता रहता है। और अगर मान लीजिए 10 ग्राम कोई हड्डी है और उसमें कार्बन 10 ग्राम हड्डी में कार्बन 12 है, और उसी समय कुछ समय बाद में अगर उसमें 10 ग्राम की जगह वो 5 ग्राम बच जाता है और वो कार्बन 14 है वो 5 ग्राम बच जाता है, तो उसकी उम्र लगभग 5730 वर्ष कम हो जाती है। तो ये कार्बन 14 पद्धति है। आप ऐसे ध्यान रखें, अगर कार्बन 14 है उसकी जो मात्रा अगर आधी हो जाती है तो आधी होते ही उसकी उम्र कितनी रह जाती है? 5730 वर्ष रह जाती है। तो ये इस आधार पर हम सरस्वती सिंधु सभ्यता में जो अवशेष प्राप्त हुए हमें, जैसे मान लीजिए जो मर्तभांड हैं, मर्तभांड का मतलब जो मिट्टी की घड़े इत्यादि, मिट्टी के बर्तन इत्यादि मिले हैं, कुछ जो धातु के बर्तन मिले हैं, कुछ मान लीजिए
जीव जंतुओं के अवशेष मिले हैं, मानव की जो अस्थियां मिली हैं, तो उसके आधार पर C-कार्बन-14 के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये जो सभ्यता है ना, वो लगभग हम मान के चल रहे हैं 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे इसके कालक्रम की, कि भाई इसका कालक्रम कितना है, कैसे है। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के और नोट्स बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हैं, बनाते रहें, और जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप जैसे ही समझ रहे हो वो इसको लिखते भी रहें। तो ये आप इसको जो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखें। तो अगले टॉपिक की हम बात करेंगे कि भाई हमने जो समय कालक्रम का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो रेडियो कार्बन 14 की पद्धति के आधार पर किया जाता है। उसके बाद में हम इसके कालक्रम की बात करें तो भाई कालक्रम किस प्रकार से निर्धारित किया गया। पहले क्या था कि ज़्यादा यूरोपवासी थे, उनका लगभग पूरे विश्व पर उनका अधिकार था, उनका साम्राज्य था। तो इन्होंने समय को जो है ना मध्य किसे मान लिया, अपने भगवान के जन्म के को समय को मध्य मान लिया। जो इनका भगवान कौन था, ईसा मसीह। तो ईसा के जन्म को इन्होंने मध्य मान लिया कि भाई इस साइड में जाएंगे तो ईसवी से, और अगर पश्चिम की तरफ आएंगे तो ईसा पूर्व है, यानी कि जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले ईसा पूर्व, और ईसा के जन्म के बाद को ईसा कहेंगे। तो किस आधार पर माना जाता है, देखिए ये ध्यान रखें, हम ईसा के जन्म से इस साइड में जाएंगे तो भी समय घटेगा, और जन्म के इस साइड में जाएंगे तो समय घटेगा। अगर ईसा के जन्म की तरफ आते हैं तो समय घटेगा, इधर से भी घटेगा और इधर से भी घटेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के विकास के बारे में बात करते हैं। लगभग 4 से या 5000 वर्ष जो है वो इसको समय माना गया है। हमारी 10वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक इतिहास में लिखा गया है कि भाई 4000 से लगभग कितना, 4000 से और 3000 ईसा पूर्व, मतलब भारतीय प्रथम कृषि संस्कृति का विकास हो चुका था। यानी कि हम ये नोट करेंगे कि भाई भारत में कृषि का विकास कब से माना जाता है, जो 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है, ईसा पूर्व माना जाता है, जो उससे सरस्वती सिंधु सभ्यता में 4000 से लेकर के 3000 प्रथम कृषि संस्कृति का विकास हो चुका था। तो ये तो पहला समय था, यानी कि उस सभ्यता में कृषि का विकास कब हुआ। दूसरे हम बात ये करते हैं कि भाई नगर विकसित ग्रामीण, यानी कि जो कृषि से धीरे धीरे जो कबीलाई टाइप में रह रहे थे, तो उन्होंने अपना एक समूह में, ढाणी या गाँव में, एक गाँव संस्कृति का विकास कब से माना जाता है, तो ये माना जाता है 3000 ईसा पूर्व से लेकर के और 2600 ईसा पूर्व, उसमें विकसित ग्रामीण संस्कृति का विकास हो चुका था। यानी कि जो लोग हैं वो कृषि के साथ साथ में पशुपालन है, बढ़ईगिरी का कार्य है ना, बहुत सारे प्रकार के कार्य करने लगे थे। एक पूर्ण रूप से कृषि संस्कृति ग्रामीण संस्कृति का विकास हो चुका था। अब हम बात करें जो नगरी काल, नगर जो था ना सभ्यता की हम बात करें, नगरीय सभ्यता की बात करें तो 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1400 ईस्वी पूर्व के मध्य जो है वो अपने चरम सीमा पर थी। यानी कि जो गांव है वो बिल्कुल नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो चुके थे, बिल्कुल नगरों में लोग निवास करने लगे थे। हालांकि नगरों में जो है वो जैसे सेठ है, व्यापारी हैं, प्रशासनिक है, वो यहाँ पे नगरों में निवास करते थे। बाकी जो गांव में कृषि करने वाले या फिर प्राथमिक स्तर के कार्य करने वाले ज़्यादातर वो गाँव में रहते थे। एक बार फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, समझिए कि भाई ईसा काल से लगभग 4000 ईसा पूर्व, 4000 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व जो है वो प्रथम कृषि संस्कृति का विकास हुआ। उसके बाद में 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व में विकसित ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 14 ईस्वी पूर्व जो है वो नगरी काल का विकास हुआ। अब ये बात करते हैं भाई 1400 ईस्वी के बाद में, 14 ईस्वी पूर्व के बाद में जो है, ईसा पूर्व के बाद में है, इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन होने लग गया था। हालांकि हमारे पास में इसके कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई लेख नहीं है कि भाई ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये उस समय खत्म हुई है, उस सन में खत्म हुई है, कब होते, ये केवल कार्बन 14 पद्धति के आधार पर नजर लगाया कि भाई इतने साल पहले ये लुप्त हो चुकी थी। हम इस टाइप की बात करें भाई, आज वर्तमान में 2024 है, ठीक है, ईस्वी संवत है। ईस्वी का मतलब ईसा के जन्म के बाद में। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, तो 1400 से पहले जाएंगे, और उस मतलब 2024 से पहले जाएंगे
ठीक है। अब यहाँ से पीछे जाएंगे तो ईसा के जन्म के आसपास जाएंगे, तो हम कहने का मतलब ये है कि ईसा के जन्म के अगर पूर्व की साइड जाएंगे तो समय बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय घटता है, तो ईसा को इन्होंने मध्य माना। हम बात ही करें नगर योजना के लक्षण कहाँ से मिले हैं, तो भाई नगर योजना के लक्षण है ना, यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर योजना के लक्षण कहाँ से मिले हैं, तो उनके लेख में, हालांकि वो कोई नहीं पढ़ पाया अभी तक, उनकी भावात्मक शैली है तो उसको कोई नहीं पढ़ पाया अभी तक। कला बहुत, यानी कि उनके जो मटके, उनके श्रृंगार की जो सामान हार वगैरह है, उनके बर्तन वगैरह है, उनके खिलौने वगैरह है, उसके आधार पर, कला के आधार पर इसके पता चलता है कि वो बड़े सभ्य लोग थे। ठीक है, नगरों में निवास करते थे। मोहर उनके सिक्के इत्यादि जो चलते थे उनकी बात करें, और उनके नाप तोल के जो बाट थे, है ना, उनके आधार पर हम बात कर सकते हैं कि भाई ये जो है ये बड़े सभ्य तरीक़ा से नगरों को योजनाबद्ध तरीके से वो रहते थे। लास्ट में हम निष्कर्ष ये निकालें कि भी सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो कितनी पुरानी है, तो कंपटीशनों की बुक में बहुत में लिखा है कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इसको माना जाता है। तो ये इस प्रकार से इसका समय है, यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का ये समय माना जाता है। देखिए लेसन हम शुरुआत कर चुके हैं, और ये दूसरा मैंने समय और काल के बारे में बताया है। इसी प्रकार से नगर योजना के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद में और सामाजिक जीवन की बात करें, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए और इनको नोट्सों को बहुत सुंदर तरीके से और रंगीन पेन से इनको आप लिखते रहें। खुश रहें। धन्यवाद।